हेलो बच्चों, आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप सभी? सब ठीक है? ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले तो देखिए, हमारा जो नव संकल्प बैच है वो स्टार्ट हो चुका है क्लास 9th और क्लास 11th के लिए। कौन कौन से क्लास के लिए? क्लास 9th और क्लास 11th के लिए। ठीक है, ठीक है, क्लास 9th और क्लास 11th के लिए स्टार्ट हो चुका है। और इसका प्राइस, इसको एक और ऑफर मिल रहा है जिसमें 999 रुपीज में हमको ये बैच मिल जाएगा। ओके इसमें हमें लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी, वो प्रॉपर गाइडेंस मिलेंगी। आप कॉल करेंगे तुरंत आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएंगी, टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल सब मिलेगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके ठीक है। आज हम पीवाईक्यूज करेंगे 2018 के। कौन सी ईयर के? 2018 के। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है हमारा within the plant sugars are transported from one organ to other mostly in the form of। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है जो हमारी शुगर है, फोटोसिंथेसिस से जो शुगर बनी थी वो क्या हुआ, उसका कैसे हो रहा है ट्रांसफर हमारा, उसका कैसे ट्रांसफर हो रहा है? वन ऑर्गन से, प्लांट के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है हमारी शुगर का? तो वो होता है हमारी ग्लाइकोजन। तो हमारा एनिमल्स में होता है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। बट जो प्लांट के केस में सुक्रोज से होता है। ठीक है, सुक्रोज की फॉर्म में हमारा ट्रांसफर होता है। अब ये आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये डायरेक्टली हमारी शुगर ही क्यों नहीं ट्रांसफर हो जाती है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर प्लांट में? बट इस वजह से नहीं हो पाती है क्योंकि शुगर जो होती है हमारी, शुगर बहुत ज्यादा एक्टिव होती है और अनस्टेबल होती है, एक्टिव होती है और अनस्टेबल होती है। ठीक है, जिस वजह से, और ये जो हमारी सुक्रोज होती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है और लेस रिएक्टिव होती है, ये क्या होती है? बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, और ये लेस रिएक्टिव होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको सुक्रोज की फॉर्म में उसको स्टोर करके रख लेते हैं हमारी शुगर को, और स्टोर करने के बाद में इसी सुक्रोज को हम एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। और वाटर का ट्रांसफर कौन करता है हमारा? वो करता है जाइलम। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है गैप जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप जंक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए, हम सबसे पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? न्यूरॉन इस टाइप्स का होता है। ठीक है, न्यूरॉन इस टाइप का होता है। ये क्या होता है? उसका एक्सोन होता है। और ये क्या होता है हमारा? इससे क्या निकलते हैं? बहुत सारे डेंड्राइट्स निकलते हैं, यहां से भी डेंड्राइट्स निकलते हैं। इस टाइप का हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। ये इसके अंदर जो बीच में गोल गोल सा होता है वो इसका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है इसका? न्यूक्लियस। ये क्या है हमारा? इसका न्यूक्लियस। और ये जो पार्ट होता है वो एक्सोन होता है। ठीक है, ये क्या जो पार्ट होता है वो हमारा सेल बॉडी होता है। क्या होता है हमारा? सेल बॉडी। क्या होता है ये हमारा? सेल बॉडी। और ये वाले जो निकले हुए धागे जैसे स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है डेंड्राइट्स। क्या नाम होता है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। और ये भी डेंड्राइट्स होते हैं बेसिकली। ओके, अब
इसमें अंदर इसके अंदर क्या जाती है, हमारे बहुत सारे मैसेजेस जाते हैं, बहुत सारे क्या जाते हैं, इम्पल्स जाते हैं, मैसेज वगैरह, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मेरी उंगली से ये जो पेन है वो यहाँ पर टच हुआ है, ठीक है, तो ये जो टच का मैसेज होगा कि हाँ हम कि मेरी उंगली से ये पेन टच हो रहा है, तो वो किसके थ्रू जाएगा, इम्पल्स के थ्रू जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जाएगा, तो उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। तो ये जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स जाते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है। तो एक एक्सोन, अब न्यूरॉन्स की मदद से जाते हैं, तो एक एक्सोन जो होता है, एक एक्सोन जो होता है वो दूसरे एक्सोन से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, दूसरे एक्सोन से जुड़ता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट्स। तो हम इसका डेंड्राइट्स का जो जूम करके देखेंगे तो कैसा होगा, ये मान के चलिए हमारा पहले उसका डेंड्राइट्स है, ये हमारे दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है, तो ये आपस में क्या करते हैं, इसके बीच में जो गैप होता है हमारा उसको हम सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे इम्पल्स वगैरह होती हैं वो कैसे ट्रांसफर करती हैं, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया तो वो क्या होगा, यहाँ पर कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इसको क्या करेंगे, अपने अंदर ले लेंगे, उसके बाद में ये इसमें चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो इम्पल्स वगैरह होती है वो ट्रांसफर होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। समझ में आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैप जो दो न्यूरॉन्स के बीच में होता है उसको हम सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसको कौन पकाता है, कौन ज्यादा पका देता है, फास्टेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा तीव्र गति से पकाता है, तो कौन पकाता है, हमारा कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो वही पूछा है, वही क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये साइटोकाइनिन जो होता है वो क्या करता है, हमारा ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स होता है वो सेल डिवीजन करता है, क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, ठीक है। और जो ऑक्सिन होता है वो हमारा ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। क्या हार्मोन कहलाता है, ये ग्रोथ हार्मोन कहलाता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है, ये हमारी लेंथ में बढ़ाता है, किसकी लेंथ को बढ़ाता है, ये प्लांट्स की लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है, लेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी लेंथ को, हमारी प्लांट की लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जो जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिब्रेलिन हमारे सीड के जर्मिनेशन, किसके, प्लांट के जो सीड है उसके जर्मिनेशन में हेल्प करता है। जर्मिनेशन मतलब क्या होता है, जर्मिनेशन मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हमारा सीड प्लांट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो जर्मिनेशन कहलाता है। तो ये क्या करता है, हमारा सीड का जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिब्रेलिन। अगर कोई हमारा सीड बिल्कुल भी पेड़ में नहीं बदल रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो हम उसमें जिब्रेलिन डाल देंगे, जिससे उसका क्या हो जाएगा, हमारा उसका जर्मिनेशन हो जाएगा। और जो इथाइलिन होता है, ये जो इथाइलिन होता है ये क्या करता है, ये जो इथाइलिन होता है ये गैसियस हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होता है, गैसियस हार्मोन, गैसियस हार्मोन होता है जो क्या करता है, जो हमारे फ्रूट को जल्दी पका देता है, बहुत ज्यादा पका देता है, मतलब, ठीक है। तो ये गैसियस हार्मोन होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फलों को पकाने में। अगर हमारा मान के चलिए कोई भी फ्रूट कच्चा है, अगर हम उस पर थाइलिन का स्प्रे कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी तीव्र गति से पकने लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा इथाइलिन, ठीक है, क्या हो जाएगा, इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा। कॉलोनियल मतलब होता है कि एक साथ नहीं है, वो ग्रुप में है, एक सेल में नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है, वो ग्रुप होता है, किसका ग्रुप, सेल का ग्रुप, ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होता है, सेल्स का ग्रुप। तो मतलब वो अकेली सेल्स नहीं होगी, तो वो ग्रुप में प्रेजेंट होगी, ठीक है। जैसे कुछ दोस्त होते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल होता है, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल अकेले दुकेले रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना करके रहते हैं। तो वैसे ये पूछा है कि ऐसी कौन सी एल्गी है जो अपने ग्रुप में रहती है, मतलब कॉलोनी में रहती है। तो उसने कहा, तो उसका आंसर क्या जाएगा, वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स ही हमारी ग्रुप में रहती है। तो पहले हम देखते हैं स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा कैसा होता है,
स्पायरोगायरा थोड़ा ऐसा होता है देखने में। ये क्या होता है हमारा स्पायरोगायरा में? स्पायरोगायरा में स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। कैसा? स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये थोड़ा फिलामेंटस होता है। ये कैसा होता है? फिलामेंटस, मतलब फिलामेंट की तरह होता है इसका अपीयरेंस। जैसे ये गोल, मतलब ये कैसा होता है? कॉलोनी में प्रेजेंट होता है, बट ये सिंगल फिलामेंट में प्रेजेंट होता है, फिलामेंटस होता है ये, ठीक है एल्गिया। ये कैसा होता है? फिलामेंट। बल्कि जो वॉलवॉक्स होता है, वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर हम इसकी सिंगल सेल देखें तो वो इस टाइप से दिखाई देती है, थोड़ी पेयर शेप्ड में, और दो उसके फिलामेंट मतलब फ्लैजिला होते हैं। लेकिन अगर ये कॉलोनी में प्रेजेंट होती है, वैसे बेसिकली ये कॉलोनी ही बना करके रहती है, तो ये कॉलोनी में जब प्रेजेंट होती हैं तो इस टाइप से होती हैं। थोड़ी हम जब इसको कॉलोनी में देखेंगे तो ये थोड़ी गोल गोल सी दिखाई देंगी ऊपर से, बट रियल स्ट्रक्चर इनका गोल नहीं होता है, हम बेसिकली समझाने के लिए बना रहे हैं गोल। थोड़ी ऐसी दिखाई देती है, गोल गोल सी। और इनके ये सब क्या होते हैं? फिलामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये सब? फिलामेंट। ठीक है, इस टाइप से होती हैं। ये फिलामेंट क्या करते हैं? ये इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मोटिलिटी मतलब इसको चलना फिरना करवाते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से रहता है कॉलोनी बना करके। ठीक है, जो क्लोरेला होता है हमारा और यूलोथ्रिक्स होता है, क्लोरेला जो होता है हमारा स्पेस फूड होता है। स्पेस फूड मतलब अब जो स्पेस में जाते हैं हमारे, तो जो लोग स्पेस में जाते हैं वो लोग थोड़ी अपने साथ पनीर की सब्जी, रुमाली रोटी वगैरह लेके जाते हैं खाने के लिए, नहीं। वो क्या करते हैं? ये क्लोरेला वगैरह के टैबलेट्स वगैरह कुछ लेके चले जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उसमें हमारी प्रोटीन रिच होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच होता है। अगर हम एक ही खा लेंगे ना तो हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाएगी, एक ही सेल से हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाएगी। इस वजह से ये क्लोरेला लेकर के जाते हैं खाने के लिए। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स थोड़ा इस टाइप से दिखाई देता है। किस टाइप से? इस टाइप से। इस टाइप से इसका अपीयरेंस होता है। ये कैसा होता है? ये भी फिलामेंटस होता है। क्वेश्चन ये पूछा था कि कॉलोनियल कौन सी एल्गा है, तो वो हमने लगा दिया वॉलवॉक्स, क्योंकि वॉलवॉक्स ही है। ठीक है, नेक्स्ट इसने पूछा है कि बेसिक फंक्शन बताइए। किसका बेसिक फंक्शन बताइए? हमारी ह्यूमन किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट बताइए। फंक्शनल यूनिट क्या है हमारी किडनी की, वो बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हमारी किडनी कैसे दिखाई देती है? इस टाइप से दिखाई देती है। ठीक है, ये क्या जाती है? हमारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं। ठीक है, इसका अगर हम टीएस देखेंगे तो ये इस टाइप से दिखाई देगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है? हैनलेज ऑफ, मतलब लूप ऑफ हैनले, हैनलेज लूप, नेफ्रॉन, नेफ्रीडिया और पिरामिड। जो हैनले का मतलब लूप ऑफ हैनले होता है वो हमारा उसका नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है। नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है जो इस टाइप से दिखाई देता है। जो हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है वो हमारी नेफ्रॉन होती है। कौन होती है? नेफ्रॉन। तो आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन नेफ्रॉन दिखता कैसा है वो हम देखेंगे। ये थोड़ा इस टाइप से दिखता है, थोड़ा इस टाइप से दिखता है। ये क्या होती है? हमारी कलेक्टिंग डक्ट होती है। क्या होती है? कलेक्टिंग डक्ट। बेसिकली जो हमारा न्यूरॉन वो नेफ्रॉन होता है वो इतना स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन इतना स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा बोमेंस कैप्सूल। इसके अंदर इससे आपको इसका डायग्राम भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। बोमेंस कैप्सूल, ये हमारी लूप ऑफ हैनले होती है। क्या होती है? लूप ऑफ हैनले। तो उसने पूछा है फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट तो हमारा पूरा नेफ्रॉन होगा ना, जो काम कर रहा है हमारा, तो ये पूरा नेफ्रॉन होगा। बट इसने ऑप्शन दिया हैनले, ग्रुप ऑफ हैनले, तो वो तो नहीं होगा। लूप ऑफ हैनले तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक नेफ्रॉन का पार्ट है, पूरा नेफ्रॉन होगा, तो इसका आंसर नेफ्रॉन जाएगा। और नेफ्रीडिया क्या होता है? नेफ्रीडिया हमारा बेसिकली नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो एक्सक्रीशन करता हो। ये किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है? ऑफ अर्थवर्म। किसका? अर्थवर्म का।
पिरामिड, पिरामिड क्या होता है, ये जो हमने किडनी का टीएस बनाया इसमें जो इस टाइप से स्ट्रक्चर देखा है थोड़ा पिरामिड लाइक लग रहा है तो उसको बोलते हैं हम पिरामिड। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या चला गया हमारा, नेफ्रॉन। ओके, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साइंटिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज जीन्स बाय केमिकल मेथड एंड गॉट द नोबेल प्राइज। मतलब ऐसे साइंटिस्ट बताइए जिन्होंने हमारे आर्टिफिशियल मतलब केमिकल मेथड के थ्रू हमारी जीन की सिंथेसाइज की, मतलब जीन बनाया। किसने बनाया था हमारा, तो फर्स्ट ऑथर है हमारे आर्थर कॉर्बन। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज की थी और क्या दिया था, और दिया था हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है हमारा एक डीएनए के स्ट्रैंड से दूसरा डीएनए बना लेना। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस इन्होंने दी थी। सेकंड, जेम्स वाटसन ने क्या करा था, ये तो वही वाले आ गए जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ा था आपने, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। किसने दिया था हमारा, वाटसन और क्रिक ने। तो ये वही वाले वाटसन है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल। किसका डबल हेलिक्स मॉडल, हमारे डीएनए का। ओके, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड है हमारे एचजी खुराना साहब, ये हमारे इंडिया के हैं, इनका पूरा नाम होता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमारी सबसे पहले आर्टिफिशियल जीन की खोज की थी। आर्टिफिशियल उन्होंने जीन बनाया था, कैसे बनाया था उन्होंने, न्यूक्लियोटाइड से। कैसे, न्यूक्लियोटाइड से। और जो लिनस पॉलिंग जो है, उन्होंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताया था। किसका स्ट्रक्चर बताया था, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। प्रोटीन का स्ट्रक्चर इसकी जो भी होता है वो सब इन्होंने बताया था, लिनस पॉलिंग जी ने। ठीक है, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब हमारे आंसर हो गए। ओके, क्योंकि उन्होंने ही हमारी जीन की खोज की थी। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी वर सेलेक्टेड बाय द मेंडल फॉर द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जो मेंडल थे हमारे, जिन्होंने पूरी फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्हें कहते हैं, उन्होंने कौन से कितने पेयर कैरेक्टर्स लिए थे, जो पी था उन्होंने पी पर रिसर्च करा था, तो उन्होंने कितने कैरेक्टर्स लिए थे, उन्होंने पूरे 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए थे। कितने उन्होंने पूरे 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए थे, 7 पेयर। इसका आंसर क्या चला जाएगा, 7 पेयर। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन होता है कि उन्होंने कितने ट्रेट्स लिए थे, ट्रेट्स मतलब कितने कैरेक्टर लिए थे उन्होंने, तो कैरेक्टर तो उन्होंने 14 लिए थे, तो आंसर हमारा 14 जाता। तो इसने पूछा कितने पेयर लिए थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के, तो 7 पेयर लिए थे। कौन कौन से लिए थे, पहला था हमारा सीड, कलर, सीड शेप, ठीक है, फ्लावर कलर, ठीक है, और क्या था हमारा, फ्लावर कलर, हाइट, और क्या था, एक दो तीन चार हो गए, 3 बचे। तो बताइए आप क्या हो सकता है इसका, और कमेंट में जरूर बताना। वही जो, ठीक है, आप इसके आगे के बताइए, जो 3 रह गए हैं वो बताइएगा कमेंट में। ओके, तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। नेक्स्ट है हमारा, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स के लिए हमारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, तो वो होता है हमारा यूरिक एसिड। क्या आंसर क्या है हमारा, यूरिक एसिड। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे इंसेक्ट्स के लिए, वर्ड्स और इंसेक्ट्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो हमारा यूरिक एसिड होता है, वर्ड्स और इंसेक्ट्स में।
ये बहुत कम टॉक्सिक होता है। इसकी टॉक्सिसिटी कैसी होती है? ये कम होती है इसकी टॉक्सिसिटी, इसकी टॉक्सिसिटी लेस होती है। और ऐसे एनिमल्स जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं, उनको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। और जो अमोनिया होता है, वो कौन निकालता है? वो कौन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालता है? वो होते हैं हमारे एक्वाटिक एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। तो इस टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक। अमीनो एसिड कोई भी सिक्रीट नहीं करता है, और यूरिया जो होता है, यूरिया कौन सिक्रीट करता है? हायर एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमंस, हायर एनिमल्स। ठीक है, हायर एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स को हम यूरियोटैलिक बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम जो यूरिया सिक्रीट करता है उसको यूरियोटैलिक बोलते हैं। इसका जो होगा, हाँ, जो 3 थे उसमें से पोर्ट शेप, पोर्ट कलर, ठीक है, और फ्लावर की पोजीशन, वो एक्सिस पर है या फिर टर्मिनल है, एक्सियल है या फिर टर्मिनल है, इसका शेप कैसा है, पॉट का कलर कैसा है, ग्रीन है या येलो, वही सारे कैरेक्टर्स जो है 7 वो यहाँ पर लिखे हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है इंसेक्ट्स में? तो वो यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट। होमोलोगस ऑर्गन क्या इंडिकेट करते हैं? होमोलोगस मतलब समझाती है। होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, होमो मतलब सेम क्या हो, उसका ओरिजिन सेम हो। ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन क्या हो, सेम हो, और लेकिन इनका फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। फंक्शन कैसा हो, डिफरेंट हो, तो उनको क्या बोलते हैं हम? होमोलोगस ऑर्गन। अब ऐसे ही हमारे एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं। वो क्या होते हैं हमारे? एनालोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका ओरिजिन क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओरिजिन तो डिफरेंट होता है, बट जो उनका फंक्शन होता है वो सेम होता है। जैसे इसमें आपने पढ़ा होगा, वही बहुत एग्जाम्पल्स देखे होंगे, ह्यूमन हैंड और भी देखे होंगे एग्जाम्पल। तो होमोलोगस जो होता है उसको हम बोलते हैं, इसकी एक ट्रिक देख लीजिए, एक होता है HD और एक होता है AC। ठीक है, H में D आ रहा है, मतलब H से D, वो H से होमोलोगस, और D से क्या होगा हमारा? ये डाइवर्जेंट का क्या होगा हमारा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और जो हमारा एनालोगस होगा, एनालोगस ऑर्गन्स, उनको क्या बोलेंगे हम? A से एनालोगस और C से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्वेश्चन फिर क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो होमोलोगस ऑर्गन्स है वो क्या इंडिकेट करें? तो वो क्या इंडिकेट करेंगे? वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इंडिकेट करेंगे, बट ऑप्शन में तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है नहीं। तो हम क्या करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगा के कहेंगे कि जिसका कॉमन क्या हो, उनका वंशज कॉमन हो। ठीक है, तो वंश किसका कॉमन है? वंश मतलब ओरिजिन क्या है? कॉमन है। किसका कॉमन है? हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स का। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? कॉमन वंशज जो भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं, किस में पाई जाती हैं? तो हमने देखा था, एक अच्छा सा डायग्राम देख लेते हैं। हमने टेस्टिस जो होता है उसका TS देखा था, तब हमने इसमें गोल 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 कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे।
उसी में से एक स्ट्रक्चर में, मतलब उसी में सारे स्ट्रक्चर्स में क्या था, हमारी कुछ सेल्स थी जो थोड़ी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी, कुछ सेल्स थी जो थोड़ी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी, वही सेल हमारी सर्टोरी सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, इनके पास में कौन सी सेल्स थी, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स थी। कौन सी सेल्स थी, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स थी। और यही क्या बनाती है, हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म्स की फॉर्मेशन करती हैं। किसकी, स्पर्म की फॉर्मेशन करती है। तो इन्हीं से हमारे आगे चल के स्पर्म बनता है। ठीक है, स्पर्म बनता है, किससे बनता है, इन्हीं से। तो ये जो सेल्स हैं हमारी सर्टोरी सेल्स कहलाती हैं। ये क्या काम करती हैं, ये है हमारी सर्टोली सेल्स। ये क्या करती हैं हमारी, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, किसको, डेवलपिंग स्पर्म्स को। किसको, डेवलपिंग स्पर्म्स को। और जो ये स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, स्पेस को बोलते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो देखिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, पैनक्रियाज में। तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो हमारी मेल के टेस्टिस में प्रेजेंट है। इसने कहा एड्रिनल कॉर्टेक्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो टेस्टिस में प्रेजेंट होती हैं। ओवरी तो फीमेल में होता है, तो वैसे कट गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर फोर्थ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। किसको न्यूट्रिशन देती है, जर्म सेल्स। जर्म सेल्स क्या होती है, हमारी स्पर्म सेल ही कह सकते हैं, डेवलपिंग स्पर्म सेल, स्पर्म। ठीक है, तो आया समझ में बच्चों ये वाला क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं। इंटरफेरॉन्स है, क्या है इंटरफेरॉन्स हमारे, देखिए हमारी सेल्स में अगर कोई वायरस अटैक करता है, मान के चलिए ये एक सेल है, ये एक सेल है हमारी, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, और ये हमारी चौथी सेल है। ठीक है, अब इसमें से कोई भी एक सेल जो मैं रेड कलर से बनाऊंगी, उस सेल पर क्या कर दिया, वायरस ने अटैक कर दिया। ठीक है, वायरस ने अटैक कर दिया तो ये वायरस इन्फेक्टेड हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, वायरस इन्फेक्टेड। तो ये सेल क्या करेगी, खुद तो वायरस इन्फेक्टेड हो गई। ठीक है, खुद तो वायरस इन्फेक्टेड हो गई, बट ये क्या करेगी, दूसरी सेल्स को बचाएगी। कैसे बचाएगी, वो क्या करेगी, एक कुछ केमिकल्स बोल सकते हैं, एक केमिकल सिक्रीट करेगी, वो होगा हमारा इंटरफेरॉन्स। वो क्या करेगा, इंटरफेरॉन्स क्या करेगा हमारा, इंटरफेरॉन्स पड़ोसी की जो सेल है, नेबरिंग सेल्स हैं, उनको ये कहेगी कि वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है हमको, आप अपनी रक्षा कर लीजिए। तो ये क्या करेंगी, ये कुछ इम्यून रिस्पॉन्स देंगी। ठीक है, जिससे ये वायरस से इन्फेक्टेड होने से बच जाएंगे। और ये जो करेगा इंटरफेरॉन्स, जो उसने निकाला इस सेल ने, वायरस इन्फेक्टेड सेल ने, वो क्या करेगी, वो वायरस की ग्रोथ को, जो उसमें वायरस ग्रो करेगा तो उसको क्या करेगी, उसकी ग्रोथ को रोकने का काम करेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, इंटरफेरॉन्स आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एंटीक्लॉटिंग प्रोटीन्स या फिर एंटीवायरल प्रोटीन। तो वो क्या होगा हमारा, एंटीवायरल, क्योंकि वो वायरस के इन्फेक्शन को रोक रही है, तो वो एंटीवायरल प्रोटीन होगा। ठीक, समझ में आया बच्चों, बताइए। तब तक इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन तो हमारी फंगस सेल वॉल होती है, फंगस सेल वॉल, ये तो फंगस सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। किसकी सेल वॉल में, फंगस की। ठीक है, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है वही बैक्टीरियल सेल वॉल बनाती है। जो पैक्टिन होता है वो मिडिल लैमेला, किसमें, वो प्लांट सेल वॉल की मिडिल लैमेला में प्रेजेंट होता है। प्लांट, ये क्वेश्चन कल भी था,
प्लांट सेल वॉल की मिडिल लेमेला में प्रेजेंट होता है, मिडिल लेमेला बनाता है, ठीक है। और जो सेलुलोज होता है वो क्या, वो तो आप जानते ही हो प्लांट सेल वॉल बनाता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में, समझ आया बच्चों। Which of the genetically modified crops is now being widely cultivated in India? इंडिया में वो जो बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया जा रहा है, कौन सा हमारा बनाया जा रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो वो कौन सी है हमारी, बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, बीटी मेज है, या फिर गोल्डन राइस है। तो देखिए ये चारों ही हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, बट इसमें से जो सबसे ज्यादा बनाई जा रही है वो कौन सी, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब क्या है। मान के चलिए एक नॉर्मल क्रॉप है, इस पे कीड़े मकोड़े लग सकते हैं और ये इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट अगर मैं इनकी जीन्स में कुछ ऐड कर दूं, जिस वजह से ये क्या हो जाए, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कहलाई जाएंगी। तो ये क्या हो जाएंगी, ये उन इंसेक्ट के जो इफेक्ट है वो इंसेक्ट को क्या करेंगे, वो इंसेक्ट को अपने आप को खाने नहीं देंगी। इस तरीके से हम जीन को ऐड करेंगे, इस टाइप से हम जीन को ऐड करेंगे कि वो उसको अलाउ ही नहीं करेगा कि मत खाओ, तो वो उसको क्या कर देगा, या तो वो उसके खाने से मर जाएगा। तो बेसिकली अगर एक मरेगा तो सब लोग उसको देख करके वो वैसे भी उसको नहीं खाएंगे। तो ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय होने से बचा लेगा, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय होने से बचा लेगा। तो यही हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है कि हम इसमें जीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, ऐड कर दें या हटा दें, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि कौन सी सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ क्रॉप बनाई जा रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो वो हमारी बीटी कॉटन है, ये पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बनाई जा रही है, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेटिनॉल इज अ कॉमन नेम ऑफ, रेटिनॉल का कॉमन नेम क्या है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों का स्कूल में कुछ अलग सा बढ़िया सा नाम होता है, लेकिन घर में उसको मोटू ही बुलाते हैं, वैसे ही है ये, ठीक है। तो विटामिन ए का कॉमन नेम, घर में उसको क्या बुलाते हैं, विटामिन ए को ही रेटिनॉल बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, रेटिनॉल। तो आंसर हमारा यही हो गया, लेकिन हम दूसरे ऑप्शंस भी देखेंगे, ठीक है। तो विटामिन B1 को हम क्या बुलाते हैं, थियामिन, ठीक है। विटामिन B2 को हम क्या बुलाते हैं, राइबोफ्लेविन, ओके। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। जो रेटिनॉल है हम उसको विटामिन ए का जो रेटिनॉल है उसका हम कैसे नाम याद कर सकते हैं, ये हमें क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, विजन में हमें हेल्प कराता है। तो विजन मतलब आंख, और आंख में हमने आंख का पर्दा पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, थोड़ा आंख के अंदर रेटिना पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रेटिना। तो उससे हम रेटिना से हम इस रेटिनॉल को याद कर सकते हैं, ठीक है। आया बच्चों समझ में अच्छे से। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारा 15 क्वेश्चन नंबर पे कि एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन, जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे मेनली प्रोटीन होते हैं। बट हु शोड, किसने शो किया था कि आरएनए भी हमारा एक एंजाइम है। आरएनए का कौन सा आरएनए की बात कर रहे हैं हम इसमें, जो आरएनए जो होता है, आरएनए का 23 आरएनए ही हमारा क्या होता है, एंजाइम, क्या होता है, एंजाइम होता है, ठीक है। तो वो किसने किया था, तो वो थे हमारे अल्टमान कैच, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो अब कुछ विटामिन भी होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करते हैं, जैसे प्लेटलेट्स, तो वो हमारी सेल है, मतलब सेल नहीं है वो फ्रेगमेंट है, सेल फ्रेगमेंट। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो वो होता है हमारा विटामिन के, क्या होता है, विटामिन के, ठीक है। अब आता है हमारा विटामिन ए, ये विटामिन ए क्या करता है, वही हमने वो बताया था ना, विजन में हेल्प करता है, ठीक है। और जो हमारा विटामिन डी है,
जो विटामिन डी है वो क्या करता है, हमारी बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बोन फॉर्मेशन में, किसमें, हमारी बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे कैल्शियम एंड फास्फोरस की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जो हमारा विटामिन ई होता है ये फर्टिलिटी में इनडायरेक्टली इसका रोल होता है फर्टिलिटी में, ठीक है। आंसर हमारा आ गया, पहले से विटामिन के है क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस में दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है हमारी लाइट रिएक्शन और एक होती है हमारी डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है वो सनलाइट के प्रेजेंट में होती है, डार्क रिएक्शन सनलाइट की कोई नीड नहीं होती उसको। तो ठीक है, तो वो कह रहा है फोटोसिंथेसिस के कौन से प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के, तो वो होता है हमारा एटीपी, NADPH और हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। और जो H2O होता है वो तो हमारा रिएक्टेंट होता है, तो ऑफ कोर्स ये सही है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, कौन सा एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट कह रहा है पैपेन, जो पैपेन है वो एक एंजाइम होता है, ये किस में पाया जाता है, ये पपाया में पाया जाता है, तो ऑफ कोर्स ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये एक एंजाइम है। क्या है, एंजाइम। ट्रिप्सिन हमने पढ़ा था जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, डाइजेशन वगैरह पढ़ रहे थे, फूड का डाइजेशन कैसे होता है, तो वही है ट्रिप्सिन। ये क्या करता है, हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इन किसमें, आपने कहा था मैम, आपने कल बताया था कि पेप्सिन होता है, बट पेप्सिन स्टमक में करता है और ये किस में करता है, ये किससे निकलता है, ये निकलता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। और जो राइबोजाइम होता है जो हमने अभी पढ़ा था कि आरएनए एंजाइम की तरह वर्क करता है, 23S आरआरएनए जो है उसी को हम राइबोजाइम बोलते हैं। और जो कोलेजन होता है, कोलेजन इज नॉट अ एंजाइम, इट इज अ, क्या है ये हमारा प्रोटीन होता है। ये किस में प्रेजेंट होता है, ये हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है। आपने कहा, आप सोच रहे होंगे कि मैम हमने मसल का प्रोटीन तो कल भी पढ़ा था, हाँ वो हमने पढ़ा था, वो था हमारा क्या, जल्दी से कमेंट में बताइएगा, ओके। वो था हमारा मायोग्लोबिन, तो आंसर क्या जाएगा हमारा कोलेजन, क्योंकि ये प्रोटीन है ना कि एंजाइम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब देखिए हमने टिश्यू पढ़ा था चैप्टर एनिमल टिश्यू, उसमें हमने कौन कौन से चार टाइप्स के होते हैं टिश्यूज, हमारे कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड एपिथेलियम टिश्यू। तो वही एपिथेलियम टिश्यू से क्वेश्चन आया है कि एपिथेलियल टिश्यू कौन सा है इसमें, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू कौन सा है, तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो हमारा इजोफेगस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में कौन से होते हैं, हमारे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और इस सब में कॉलमनार वगैरह होते हैं, ठीक है। इसमें होता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार और इसमें होता है कॉलमनार एपिथेलियम। नेक्स्ट हमारा आता है अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब टेम्पररी का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए रहेगी फिर बाद में नहीं रहेगी, वो हमारी ग्लैंड की तरह। तो वही पूछा है कि कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। देखिए पीनियल ग्लैंड हमारा एक परमानेंट ग्लैंड है, हम इसको निकाल के नहीं रख सकते इस पीनियल ग्लैंड को, ठीक है। तो ये क्या है हमारा परमानेंट ग्लैंड, ये काम करना बंद नहीं करेगा, जब तक जीवित रहेंगे तब तक काम करेगा, तो ये एक परमानेंट ग्लैंड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्पस कार्डियकम, ये और हमारा कॉर्पस एलेटम, ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों इंसेक्ट के हैं, इसने पूछा है ह्यूमन बॉडी में, तो ये बेसिकली कट ही जाएंगे क्योंकि ये इंसेक्ट के ग्लैंड है। बट जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम होता है, जब हमारा ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल जब आपने पढ़ा होगा, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जब एक क्या होता है हमारा एग होता है, जब ये एग बाहर रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, तो ये जो पार्ट बचा है ग्राफियन फॉलिकल था उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जो क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जो क्या करता है, जो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रोगेस्टेरोन, एग का निकलना ही जरूरी नहीं है, एग का फर्टिलाइज होना भी जरूरी है इसके लिए। तो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। तो हमारी टेम्पररी ग्लैंड क्या होगी, क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तब तक ही हमारा एक ग्लैंड की तरह वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हमारा क्या हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है। देखिए हमने नर्वस सिस्टम पढ़े होंगे, तो उसमें हमारा एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस मतलब क्रेनियल नर्वस सिस्टम और पीएनएस मतलब होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो क्रेनियल नर्वस सिस्टम होता है उसका क्वेश्चन है कि उसमें से कौन सी लंबी नर्व्स प्रेजेंट, कौन सी लंबी नर्व जो होती है उसका नाम बताइए। तो वो होती है हमारी वेगस नर्व। ठीक है, कौन सी नर्व होती है हमारी वेगस नर्व। अब आपसे क्वेश्चन ये है, कमेंट में जरूर बताइएगा का कि लॉन्गेस्ट तो हमारी वेगस नर्व है, लेकिन हमारी सबसे स्मॉलेस्ट नर्व कौन सी है ये आपको बताना रहेगा कमेंट में। ओके, स्मॉलेस्ट नर्व कौन सी है। ठीक है, देखे तो आप पढ़ भी रहे हो या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डायपेडेसिस इज अ जनरली शोन बाय, तो डायपेडेसिस जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा दिखाई जाती है। ठीक है, प्रदर्शित होती है। तो इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं डायपेडेसिस क्या होता है। जब हमारी ब्लड वेसल्स, हम ब्लड वेसल्स को रेड से बनाएंगे। जब हमारी ब्लड वेसल्स में बहुत सारी जाएंगी, कौन कौन सी होंगी, आरबीसीज होंगी और प्लेटलेट्स होंगी, ओ सॉरी प्लेटलेट्स नहीं, ये हमारा डब्ल्यूबीसीज है, और बहुत सारी प्लेटलेट्स होंगी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से जब हमारे डब्ल्यूबीसीज, जब हमारा जो किसी भी ऑर्गन में किसी भी बैक्टीरिया या वायरस का बहुत इफेक्ट पड़ जाता है या फिर वो हमें इन्फेक्ट कर देता है, तो क्या होता है, कुछ हमारी जो डब्ल्यूबीसीज है ये क्या करती है, इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है। तो ये डब्ल्यूबीसीज तो हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती है, लेकिन चोट तो हमें यहाँ लगी है। तो क्या होता है, ये डब्ल्यूबीसीज हमारी सेल की ब्लड वेसल से कैपिलरी से क्या करेगी, ये बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम डायपेडेसिस बोलते हैं। तो ये कौन सी सेल निकली है इस डायपेडेसिस प्रोसेस में हमारी, वो निकली हमारी डब्ल्यूबीसीज। और डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ल्यूकोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स क्या वर्क करती हैं, ये दोनों वर्क करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, और ये जो एरिथ्रोसाइट्स होती है तो आप जानते हैं आरबीसीज होती हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, याद है ना सब, हीमोग्लोबिन, आयरन। ठीक है, स्टडी ऑफ मोलिस्कन शेल, जो मोलस्क होते हैं शेल, उसकी शेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्कोलॉजी। बट मेलेकोलॉजी किसके से बोलते हैं, मेलेकोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ ओनली मोलस्क, मतलब पूरे अगर मोलस्क के बारे में हम स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मेलेकोलॉजी, और अगर हम उसके सिर्फ शेल के बारे में स्टडी करेंगे तो हम उसको बोलेंगे कॉन्कोलॉजी। ओके, अब आता है हमारा ऑस्टियोलॉजी। क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी होता है हमारा स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक है, और जो ऑन्कोलॉजी होता है वो क्या होता है हमारा, स्टडी ऑफ, जल्दी बताइए क्या होता है, स्टडी ऑफ कैंसर। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना अब तक समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वायरल डिसीज। वायरल डिसीज क्या है, मतलब वायरल डिसीज मतलब जो वायरस से इसके लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल वायरस हो, हमारा वायरस से फैलती हो। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, कोलेरा जो होता है वो विब्रियो कोलेरी करता है, जो क्या है हमारा विब्रियो कोलेरी। ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। और डिसेंट्री क्या करता है, डिसेंट्री कौन करता है हमारा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और जो ट्यूबरक्लोसिस करता है वो कौन करता है, मायोबैक्टीरियम। इसके तो नाम में बैक्टीरिया आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक बैक्टीरिया होगा। और ये जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक प्रोटोजोअन है। ठीक है, और जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो क्या है, एक बैक्टीरिया, बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये क्या है, एक हमारा बैक्टीरिया। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, रेबीज। तो यही क्या होगा हमारा वायरल डिसीज। तो ये किससे फैलता है, कौन से वायरस से, उसका नाम है हमारा रेबिलो वायरस। कितना प्यारा नाम है, लेकिन बहुत खतरनाक है ये।
ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, H2O, फोबिया मीन्स डर, तो हमें पानी से डर लगने लगता है। इससे पता है, अगर ये किसी को हो जाता है तो वो पानी तक नहीं पीता है, क्योंकि उससे पानी से डर बहुत लगने लगता है, वो नहाता भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा है रेटिनॉल इज अ कॉमन नेम ऑफ, रेटिनॉल किसका कॉमन नेम है, हमने पहले क्वेश्चन में देखा था किसका नाम है, वो विटामिन ए का है, तो आंसर क्या होगा हमारा, विटामिन ए। तो ये हमारा सेक्शन खत्म हुआ। अब हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे मंडे में, तो हम क्या पढ़ाएंगे, हम आगे का जो भी सन है, कौन सा, ये 2018 था, तो 2019 के हम PYQs कराएंगे। ओके, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और फिर ठीक है, मिलते हैं बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।